नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 शस्त्र विधि अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। 26वां अध्याय है शस्त्र विधि अध्याय। ठीक है, इससे पहले हमने यंत्र के बारे में पढ़ा था और अब पढ़ेंगे शस्त्र के बारे में। शस्त्र की संख्या कितनी होती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शस्त्र की संख्या होती है 26। ठीक है, और 6 अंगुल का इसका प्रमाण होता है और लोह निर्मित होता है, मतलब लोहे से निर्मित होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट जी का मानना है। तो शस्त्र की संख्या इतनी होती है 26 और 6 अंगुल प्रमाण का होता है, लोहित निर्मित होता है। ठीक है, और शस्त्र के भेद, अब हम पढ़ेंगे शस्त्र के भेद। तो अलग अलग शस्त्र इसमें हम पढ़ेंगे और उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसीजर्स में काम आते हैं। तो सबसे पहले है मंडल आग्र। तो मंडल आग्र शस्त्र जो है वो छेदन और लेखन में काम आता है। ठीक है, छेदन और लेखन में। ये दोस्तों आपको एक चिट बना के रखनी होगी कि शस्त्र जो है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन सा शस्त्र कौन सा कर्म करता है, जिसे आप डेली जो है 1 से 2 मिनट तक रिवीजन कर पाएंगे, ताकि आपको वो याद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें एक ही बार में लर्न होने वाली नहीं है। और मैं आपको बताती रहती हूँ कि कहाँ पे आपको चिट बनानी चाहिए, कहाँ पे क्या की पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। मंडलाग्र जो है छेदन और लेखन में काम आता है। ठीक है, अब छेदन और भेदन, ये जो 2 कर्म होते हैं, इसको हम मॉडर्न मेडिसिन साइंस में क्या बोलते हैं। देखिए, छेदन होता है इंसीजन और भेदन होता है एक्सीजन। ठीक है, सॉरी, छेदन होता है एक्सीजन और भेदन होता है इंसीजन। ठीक है, किसी चीज़ को काट के निकालना, जैसे कि कोई सिस्ट है, उसको छेदन कहते हैं। और इंसीजन मतलब कि भेदन, कहीं पे कट लगाना, दैट इज भेदन। ठीक है, तो मंडलाग्र जो है एक्सीजन में काम आता है, मतलब छेदन में काम आता है, और लेखन यानी कि स्क्रैपिंग में काम आता है। वृद्धि पत्र, वृद्धि पत्र ये एक ऐसा शस्त्र है जो कि छेदन, भेदन और पाटन, ये तीनों में काम आता है। ठीक है, छेदन, भेदन और पाटन, छेदन, भेदन और पाटन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो उत्पल और अर्धधार, उत्पल होता है और अर्धधार जो है, ये दोनों शस्त्र छेदन भेदन दोनों में काम आते हैं। सर्प वक्त्र मतलब कि ऐसा शस्त्र जिसका जो उपमा सर्प के फेस के साथ कंपेयर की गई है, सर्प वक्त्र। ठीक है, तो ये घ्राण मतलब नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, कर्ण, अर्श छेदन के लिए होता है। ठीक है, तो घ्राण मतलब कि नेजल पॉलिप्स, जो नासा अर्श होते हैं या कर्ण में कोई अर्श है, उसके छेदन के लिए, मतलब कि उसके एक्सीजन के लिए काम आता है सर्प वक्त्र। एषणी, एषणी गंडूपद मुखी होती है, ये हमने यंत्र में भी पढ़ा था। और ये व्रण की गति का अन्वेषण करती है कि कोई भी अंदर वूंड है, जैसे फिस्टुला है, वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई साइनस है, ठीक है, उसकी गति क्या है, कितनी तेज़ी से वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए एषणी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये सूचीमुखी भी होती है। वेतस पत्र, वेतस पत्र जो है वेधन का कार्य करता है। वेधन मतलब कि पंक्चर। ठीक है, वेधन मतलब पंक्चरिंग का कार्य जो है वेतस पत्र करता है। वेधन, वेतस, आप ऐसे याद कर सकते हैं। शरारी मुख और त्रिकूर्चक, कुशपत्र और आटी मुख। ठीक है, तो ये है रक्त विस्त्रावन का काम करते हैं, रक्त विस्त्रावन का काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कुठारी पे। ठीक है, तो कुठारी जो है ये अस्थि प्रदेश में सिरा वेधन के काम आता है। अस्थि प्रदेश में अगर ब्लड वेन या आर्टरी को पंक्चर करना हो तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, लिंगनाश श्लाका ताम्र से बनी होती है और द्विमुखी होती है, और ये लिंगनाश में इसका प्रयोग किया जाता है। लिंगनाश में जो श्लाका होती है वो ताम्र से बनी होती है, द्विमुखी होती है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि मंडल आग्र जो है छेदन और लेखन में काम आता है। वृद्धि पत्र छेदन भेदन और पाटन में काम आता है। और फिर उत्पल और अर्धधार ये छेदन भेदन में। सर्प वक्त्र ये घ्राण और कर्ण अर्श छेदन के लिए काम आते हैं। एषणी गंडूपदमुखी होती है, सूचीमुखी भी होती है। व्रण की गति का पता लगाने में, व्रण की गति का अन्वेषण में ये काम आती है। वेतस पत्र वेधन में काम आता है। शरारी मुख, त्रिकूर्चक, कुश पत्र और आटी मुख ये रक्त विस्त्रावन में काम आते हैं। और फिर
कुठारी अस्थि प्रदेश में सिरा वेधन में काम आती है। और इसके बाद है लिंगनाश शलाका ताम्र से बनी होती है, द्विमुखी होती है, लिंगनाश में प्रयोज्य होती है। इसके बाद है अंगुली शस्त्र। देखिए इसमें जो शस्त्र हैं इसके नाम हैं अलग अलग और काम भी हैं अलग अलग। तो इसको आप एक लिस्ट बना लीजिए, 10-10 शस्त्र उस पर लिखिए। और जैसे एक हफ्ता आपने 10 शस्त्र जो लिस्ट बनाई है उसको डेली 1 से 2 मिनट रिवीजन देना है। फिर नेक्स्ट जो वीक है उसमें 10 शस्त्र करने हैं, तभी आपको नाम याद रहेगा। क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट जो है उठा के पूछ लेते हैं कि जैसे कर पत्र का क्या कर्म है, या जो है बडिश का क्या कर्म है, इस तरह से। ठीक है, तो अंगुली शस्त्र जो है ये गल स्रोत रोग छेदन और भेदन में काम आता है। कि जो हमारे थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, थ्रोट में कोई भी सिस्ट है या थ्रोट में कोई भी रोग है, तो उसके छेदन भेदन में ये इंसिजन एक्सीजन में अंगुली शस्त्र का काम होता है। बडिश जो होता है ये अर्म पकड़ने हेतु, ठीक है, बडिश मतलब बेसिकली इसको यंत्र में भी काउंट किया गया है कि ये शल्य को आहरण में मतलब शल्य को खींच के निकालने में काम आता है। ये हुक टाइप शस्त्र होता है बडिश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कर्म बताया है एज अ शस्त्र। ये अर्म को पकड़ने में, नेत्र रोग में आप अलग अलग प्रकार के अर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्म पकड़ने में ये काम आता है। और फिर क्योंकि उसमें जो सर्जरी होती है, बडिश से अर्म पकड़ते हैं, फिर उसको जो है उसका एक्सीजन कर देते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जो काम आता है वो शस्त्र है बडिश। कर पत्र जो है, मैं एक एक शस्त्र पर थोड़ा ध्यान और फोकस जोर ज़्यादा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, कर पत्र जो है ये अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। कर पत्र अस्थि छेदन में। ठीक है, कर्तरी, कर्तरी जैसे कि कैंची को हम कह सकते हैं, ये स्नायु सूत्र और बालों को काटने में प्रयुक्त होती है कर्तरी। नख शस्त्र, नख शस्त्र छेदन भेदन लेखन प्राचन। फिर सूक्ष्म शल्य उद्वरण, मतलब कि छोटे छोटे शल्य जो होते हैं, सूक्ष्म शल्य जो माइक्रो लेवल पे, जो माइक्रो लेवल पे नहीं कह सकते, मतलब जो छोटी छोटी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उसको निकालने के लिए हमारे जो बड़े नाखून होते हैं वो काम आते हैं। सूक्ष्म शल्य द्वरण छेदन के लिए, भेदन के लिए, लेखन के लिए और प्रांछन के लिए। दंत लेखनक, दंत लेखनक दंत शर्करा शोधन में काम आती है। मतलब कि हमारे दांतों में जो मैल जम जाती है तो उसकी क्लीनिंग के लिए, टीथ क्लीनिंग के लिए दंत लेखन, लेखन का मतलब होता है स्क्रैपिंग। ठीक है, उसको रगड़ के उतारना, स्क्रैप करके उतारना, तो उसमें दंत लेखनक काम आती है दंत शर्करा शोधन के लिए। सूची 3 प्रकार की होती है। एक तो है मासल प्रदेश में जो सूची काम आती है, जो मासल प्रदेश में सूची स्टिचेस लगाने के लिए काम आती है, वो त्रिधार होती है और 3 अंगुल लंबी होती है। ठीक है, अल्प मास और अस्थि संधि व्रण में जो काम आती है वो 2 अंगुल लंबी होती है। ठीक है, इसमें एक तरफ लिखा है इन्होंने अल्पमास, दूसरी तरफ लिखा है अस्थि संधि व्रण। ठीक है, तो मतलब एक ही होता है, क्योंकि अस्थियों में, संधियों में, आप जॉइंट्स में देखेंगे वहाँ पे मास कम होता है। ठीक है, तो इसमें 2 अंगुल वाली सूची काम आती है। पक्वाशय एवं मर्म, पक्वाशय एवं मर्म में ब्रीहिवक्त्रा, धनुवक्त्रा सूची काम आती है और ये आधा अंगुल लंबी होती है। ठीक है, तो पक्वाशय और मर्म में जहाँ पे हमने मर्म का ध्यान रखना होता है, बहुत ही केयरफुली स्टिचेस वगैरह लगाने होते हैं, वहाँ पे आधा अंगुल लंबी और ब्रीहिवक्त्रा, धनुवक्त्रा सूची काम आती है। सबसे बड़ी है 3 अंगुल लंबी। त्रिधार मतलब जो मांसल प्रदेश में, फिर अल्प मांस में या फिर अस्थि संधि व्रण में 2 अंगुल लंबी सूची काम आती है। कूर्च शस्त्र, कूर्च शस्त्र देखिए स्किन प्रॉब्लम्स, नीलिका है, व्यंग है, ठीक है, और केश शात, हेयर फॉल, इसमें कूर्च शस्त्र, कुट्टन में कूर्च शस्त्र काम आता है। फिर इसमें नेक्स्ट है खज शस्त्र। ये है कि हाथ से मथकर नासिका से रक्त निर्हरण करना इसका कर्म है। ठीक है, तो खज शस्त्र जो होता है कि नासिका से जो ब्लड निकालना है, मतलब कि रक्त को जो जमा पड़ा है, ठीक है, वो उसको क्लीनिंग करनी है, तो उसमें खज शस्त्र काम आता है। बस आप इतना याद रखिए। तो अंगुली शस्त्र हमने पढ़ा था हमारे थ्रोट में, गल स्रोत रोग छेदन और भेदन के लिए। बडिश जो है अर्म पकड़ने के लिए। कर पत्र जो है अस्थि छेदन में। और फिर कर्तरी कैंची बालों को काटने के लिए, सूत्र और स्नायु को काटने के लिए। नख शस्त्र काफ़ी चीज़ों में काम आता है, जैसे सूक्ष्म शल्य उद्धरण के लिए। फिर
छेदन के लिए, भेदन के लिए, लेखन के लिए, प्राचन के लिए। दंत लेखनक नाम ही बताती है कि दांतों पर जमी हुई शर्करा का लेखन करना, उसका शोधन करना। सूची 3 प्रकार की होती है, एक मांसल प्रदेश में सबसे लंबी 3 अंगुल और त्रिधार वाली, फिर अल्पमास या अस्थि संधि व्रण में काम आने वाली 2 अंगुल वाली सूची, और फिर पक्व आमाशय मतलब पक्वाशय, आमाशय एवं मर्म में ब्रीहिवक्त्रा, धनुवक्त्रा टाइप की सूची होती है। और फिर वक्त्रा मतलब मुख, ठीक है, धनुष के मुख के आकार की, तो ब्रीहिवक्त्रा, धनुवक्त्रा। ब्रीहि मतलब कि बड़े मुख वाली, ठीक है, ब्रीहिवक्त्रा, धनुवक्त्रा और आधा अंगुल लंबी सूची। कूर्च शस्त्र नीलिका व्यंग में, केश शात कुट्टन में। खज शस्त्र ये है कि मतलब नासिका से रक्त निर्हरण में ये काम आता है। नेक्स्ट इज यूथिका शस्त्र। यूथिका शस्त्र जो है कर्णपाली के वेधन के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कर्णपाली में वेधन करना, मतलब छेद करना, पंक्चर करना, तो उसमें यूथिका शस्त्र नाम का शस्त्र जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आरा शस्त्र। आरा शस्त्र में जैसे कि पक्व आम शोफ है, उसको ठीक करने के लिए, उसके निवारण के लिए, फिर बहल कर्णपाली वेधन में प्रयुक्त होता है। आरा मतलब कि जो सूची एक तो होती है छोटी सी, आरा बड़ा होगा, तो बहल का कर्णपाली, जो कर्णपाली बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम हो, बड़ी हो, तो उसके वेधन के लिए आरा शस्त्र काम आता है। ये अभी हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ेंगे कि जो कर्णपाली बहुत बड़ी होती है उसमें आरा से वेधन किया जाता है, और जो कर्णपाली नॉर्मल होती है उससे सूची से वेधन किया जाता है, ठीक है, मतलब यूथिका शस्त्र से वेधन किया जाता है। आरा शस्त्र बहल कर्णपाली वेधन एंड पक्व आम शोफ निवारण के लिए इसका प्रयोग होता है। बॉडी में कहीं भी एडीमा हो तो वहाँ पे कट लगा के हम उस एडीमा को ठीक कर सकते हैं, उसमें वाटरी डिस्चार्ज निकाल करके। फिर अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली अगर पेशेंट आपके पास स्पिटिंग एडीमा लेकर के आया, देखिए इस चीज़ को मैं क्लिनिकली कोरिलेट कर रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट भूले ना। अगर पेशेंट आपके पास स्पिटिंग एडीमा लेकर आया, ठीक है, पीडल एडीमा लेकर आया, दोनों पैरों में सोजिश है, जैसे कि कई तरह की लिवर की प्रॉब्लम्स में या किडनी की प्रॉब्लम्स में पैरों में सोजिश आ जाती है, ठीक है, या फिर किसी और कारण से पैरों में सोजिश आ जाती है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आरा शस्त्र लेकर उसका एडीमा का निवारण करेंगे। पक्व आम शोफ निवारण मतलब कि आप इसमें डिब्राइवमेंट के केसेस ले सकते हैं। पक्व आम, ठीक है, जहाँ पे वूंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है और डेब्रीज जो है भरी पड़ी हैं, तो उसकी क्लीनिंग के लिए हमें आरा शस्त्र का प्रयोग करना होता है, ठीक है। पक्व आम शोफ निवारण के लिए, बहल कर्णपाली वेधन के लिए। आई होप आपको अब भूलेगा नहीं। कर्ण वेधन सूची जो होती है ये बहल कर्णपाली में वेधन के लिए त्रिभाग सुशिरा और त्रय अंगुला होती है, ठीक है। तो अगर आपने, वैसे तो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि आरा शस्त्र काम आता है बहल कर्णपाली वेधन के लिए, लेकिन वैसे अगर सूची का प्रयोग करना हो बहल कर्णपाली में वेधन के लिए तो वो त्रिभाग सुशिरा और त्रय अंगुला होती है, ठीक है, 3 अंगुल वाली। और क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा कि मांसल प्रदेश में सूची 3 अंगुल वाली होती है, तो त्रय अंगुला और त्रिभाग सुशिरा। अनुशस्त्र, अनुशस्त्र जो है जलौका, शार, अग्नि एक्सेट्रा, ठीक है, मेन ये 3 है, इनको अनुशस्त्र भी कहा गया है, जलौका, शार, अग्नि। शस्त्र कर्म जो है आचार्य सुश्रुत ने 8 शस्त्र कर्म माने हैं, ठीक है, 8 शस्त्र कर्म उनके हैं जो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। प्लस इसके अलावा हम देखेंगे कि वाग्भट जी ने 5 शस्त्रक्रम एक्स्ट्रा से माने हैं, मतलब आपने 8 शस्त्रक्रम तो पढ़ने ही हैं, लेकिन वाग्भट जी ने अलग से कौन से शस्त्रक्रम 5 माने हैं उस पर अभी ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने कितने शस्त्रक्रम माने हैं या एक्स्ट्रा कौन से माने हैं। तो एक्स्ट्रा 5 कौन से हैं? उत्पाटन, कुंटन, मंथन, प्रांचन, दहन। उत्पाटन, कुंतन, मंथन, प्रांचन, दहन, ठीक है, 8 + 5 13, यानी कि 13 शस्त्रक्रम वाग्भट जी ने माने हैं। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, प्रांचन, दहन। शस्त्र के दोष कितने होते हैं? 8, ठीक है, कोई भी शस्त्र या तो खंडित हो या तनु हो, बहुत ही पतला, स्थूल हो, मोटा हो, ह्रस्व हो, छोटा सा हो, कुंठ हो, टेढ़ा मेढ़ा, दीर्घ हो, वक्र हो, टेढ़ा सा हो, खरधार, उसकी धार ठीक ना हो, तो ये 8 जो है इसके दोष माने गए हैं। आप एक बार दोष पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से दोष होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं इसकी संख्या पे होते हैं कि इसके दोष कितने होते हैं। तो संख्या है 8, ठीक है, कुंठ और खंड, तनु, स्थूल, ह्रस्व, दीर्घ, वक्र, खर, धार। लौका विधि, सुखिनाम
रक्तस्रावाय योजेत। ठीक है, सुखिनाम रक्तस्रावाय योजेत मतलब कि जो पर्सन, ठीक है, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है, सुकुमार है, जिसको ज़्यादा दर्द सहने की आदत नहीं है, ठीक है, कोमल है, काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल व्यतीत करता है, उसमें अगर हमें रक्त विस्त्रावन मतलब ब्लड लेटिंग, खून निकालना पड़े तो हमें जलोका का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सुखिनाम रक्तस्रावाय योजित, ये जलोका के लिए कहा गया है। जलोकाएँ होती हैं सविष जलोका मतलब विषैली भी होती हैं और निर्विष जलोका होती है, जो कि हम सुश्रुत जी के सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे। जलोका अवचारण में साध्य रोग मतलब जलोका से जो रोग ठीक होते हैं, जैसे कि गुल्म है, अर्श है, विद्रधि है, कुष्ठ है, वातरक्त है, विष है, विसर्प है। ठीक है, गुल्म, अर्श, विद्रधि, गुल्म, अर्श, विद्रधि, ठीक है, एंड कुष्ठ है, वातरक्त है, विष है, विसर्प है। स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुष्ठ, फिर गाउट भी है और ट्यूमर्स भी हैं, सिस्ट भी है, विद्रधि है, गुल्म है, अर्श है, विष है, विसर्प है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है कि एक बार हमने जलोका का प्रयोग किया तो उसकी एक हफ्ते को उसकी छुट्टी दे देते हैं उसको, मतलब कि 1 सप्ताह तक हम प्रयोग नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन और बताती हूँ, वैसे तो इसको हम सुश्रुत जी में भी पढ़ेंगे, सुश्रुत संहिता में, कि जलोका में जो घड़ा होता है वो कब कब चेंज करना होता है। घड़ा तो 7 दिन बाद चेंज करते हैं, लेकिन जो घड़े का पानी होता है जिसमें हम जलौका को रखते हैं तो वो 3-3 दिन बाद चेंज करना होता है। और एक बार जलौका प्रयोग करने के बाद उसको अगली बार 1 हफ्ते के बाद प्रयोग करना होता है। जब जलौका का प्रयोग किया जाता है फिर उसके बाद उसको वमन करवाया जाता है, मतलब जलौका जो दूषित रक्त पी लेती है, ठीक है, और रोगी का रोग दूर करती है, तो वो दूषित रक्त जो जलौका के अंदर चला गया है उसका वमन भी तो करवाना है, ताकि वो उस दूषित रक्त के से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वमन के जब बहुत ज़्यादा वमन करवा लेते हैं तो वमन के अतियोग से क्लम, स्तब्धता, मृत्यु, मद भी हो सकता है जलौका को। स्थान अनुसार प्रयोग, देखिए जो रक्तस्रावन होता है, ठीक है, ये कई तरीके से किया जाता है, बट कौन सा तरीका कौन सी कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए इसका यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अब किसी एक देश स्थित रक्त हो या पिंडित रक्त हो, मतलब कोई एक एरिया में कोई एक पैच बना हो जिसमें से ब्लीडिंग निकाल करनी हो, ब्लड लेटिंग करनी हो, या फिर पिंडित रक्त हो उसको निकालना हो, जमा हुआ रक्त हो उसको निकालना हो, तो हम प्रच्छान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक देश स्थित रक्त और पिंडित रक्त में रक्त विस्त्रावन करने के लिए हम प्राच्छन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्राच्छन जो है इसका मतलब होता है स्क्रैपिंग में ही इसका मतलब आप ले सकते हैं। ठीक है, उस एरिया में स्क्रैपिंग करके हमने ब्लड लेटिंग करनी है। एक देश स्थित रक्त और पिंडित रक्त। श्रृंग जो है, अब त्वचा में कोई दोष स्थित है, ठीक है, या फिर सुप्त सुख मतलब कि जैसे कि वहाँ पे नम्बनेस है, ठीक है, त्वचा में कोई दोष है, तो हमने श्रृंग का प्रयोग करना है। श्रृंग मतलब सींग होता है जो सक्शनिंग करता है ब्लड की। जलौका जैसे कि ग्रथित रक्त हो, ठीक है, गांठदार रक्त हो, अवगाढ़ रक्त हो, तो वहाँ पे हमने जलौका का प्रयोग करना है रक्त विस्त्रावन के लिए। सिरावेद, जब सर्व शरीर व्याधि हो, ठीक है, मतलब कि सर्व शरीर व्यापी दोष हो, पूरे शरीर में दोष हो, तब हमने सिरावेद का प्रयोग करना है। ठीक है, पूरे शरीर में अगर दोष घूम रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने जो है जैसे ब्लड लेटिंग जो है हमने ब्लड वेसल से करनी है, सिरा का प्रयोग करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सर्व शरीर व्यापी दोष में हम रक्त विस्रावन किससे करेंगे, तो वो सिरा वेद से करेंगे। जलौका में ग्रथित रक्त और अवगाढ़ित रक्त में। श्रृंग जो है त्वचा स्थित रक्त और सुप्त स्रिक्त में। और फिर प्राच्छन एक देश स्थित रक्त और पिंडित रक्त में। ठीक है, दोष अनुसार इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वात दोष में श्रृंग का प्रयोग करते हैं रक्त विस्त्रावन के लिए, पित्त दोष में जलौका का और कफ दोष में अलाबू का। ठीक है, तो आपने ये कभी भूलना नहीं है, वात दोष में श्रृंग का, पित्त दोष में जलौका का और कफ दोष में अलाबू का। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, इसको अच्छे से पढ़िए,
अभी से ही पढ़ेंगे तो ही टॉप रैंक आएगा, तो ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। नहीं तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए और चैप्टर्स को पूरा अंत तक देखिए। बाकी चैप्टर्स के लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।